मैं क्यों रोती हूँ? इसे नाहक पूछकर जले पर नमक न छिड़को। जरा ठहरो, जी भरकर रो भी तो लेने दो। न जाने कितने दिनों के बाद आज मुझे खुलकर रोने का अवसर मिला है। मुझे रोने में सुख मिलता है, शांति मिलती है। इसीलिए मैं रोती हूँ। रहने दो, इसमें बाधा न डालो, रोने दो ना। क्या कहा? किसके लिए रोती हूँ? आह, उसे सुनकर क्या करोगे? उससे तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। पूछो ही ना तो अच्छा है। मेरी यह पीड़ा ही तो मेरी संपत्ति है, जिसे मैं बड़ी सावधानी से अपने हृदय में छिपाए हूं। इतने पर भी सुनना ही चाहते हो तो लो कहती हूं, किंतु देखो, जो कहूं वही सुनना और कुछ ना पूछना। वे एक धनवान माता पिता के बेटे थे। ईश्वर ने उन्हें अनुपम रूप दिया था। जैसा उनका कलेवर सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर था उनका हृदय। वे बड़े ही नेक, दयालु और उदार प्रकृति के पुरुष थे। गांव के बच्चे उन्हें देखते ही खुश हो जाते। बूढ़े आशीर्वाद की वर्षा करने लगते और स्त्रियां स्त्रियां उन्हें अपना सच्चा भाई और हितू समझती। और नवजवान उनके इशारों पर नाचते थे। तात्पर्य यह है कि वे सभी के प्यारे थे, लाडले थे और सभी पर उनका स्नेह था। मैं उन्हीं के गांव की बहू थी। मेरे पति वहीं प्राइमरी पाठशाला में मास्टर थे। घर में बूढ़ी सास थी, मेरे पति थे और मैं थी। महंगाई का जमाना था, मुश्किल से गुजर होती थी। घर के प्रायः सभी छोटे मोटे काम हाथ से ही करने पड़ते थे। एक दिन की बात है, मैं वैसे ही गांव में ब्याह कर आई थी मैं शहर की लड़की। वहां तो नलों से काम चलता था, लेकिन गांव में तो कुएं से पानी भरना पड़ता था। और भला कुएं से पानी भरना मैं क्या जानती? मेरी सास मुझे अपने साथ कुएं पर पानी भरना सिखा रही थी। अचानक वे न जाने कहां से आ गए और हंसकर बोले, क्या पानी भरने की शिक्षा दे रही हो माँ जी? आपने ऐसी अल्लड़ लड़की ब्याही ही क्यों, जिसे पानी भरना भी नहीं आता? मैंने घूंघट के भीतर ही जरा सा मुस्कुरा दिया। सास ने कहा, अरे बेटा, इसे पानी क्या कुछ नहीं आता। बस रोटी भर अच्छा बनाती है, न पीसना जाने न कूटना। गोबर से तो इसे जैसे घिन आती है। अरे बड़ी मुश्किल से कहीं कंडे थापती है तो उसके बाद 10 बार हाथ धोती है। अरे हम तो बेटा गरीब आदमी हैं, हमारे घर में तो सभी कुछ करना पड़ेगा। दूसरे दिन मुझे अकेले ही पानी भरने जाना पड़ा। मैं रस्सी और घड़ा लेकर पानी भरने गई तो जरूर, पर दिल दिल धड़क रहा था कि घड़ा भरता है या नहीं। न सास थी और न कोई कुएं पर ही था। मैंने घूंघट खोल लिया और रस्सी को अच्छी तरह घड़े के मुंह पर बांधकर कुएं में डाल दिया। डब 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 करके बड़ी देर में कहीं घड़े में पानी भरा तो उसे खींचने लगी, लेकिन वो किसी प्रकार खींचता ही न था। ज्यों त्यों करके आधी रस्सी खींच पाई थी कि वे सामने से आते हुए दिखाई दिए। कुआं उनके अहाते के अंदर ही था और बंगले में जाने का रास्ता भी वहीं से था। सामने से वे आते हुए दिखे। लाज के मारे ज्यों ही मैंने घूंघट सरकाने के लिए एक हाथ से रस्सी छोड़ी, त्यों ही अकेला दूसरा हाथ पानी से भरे हुए घड़े का वजन न संभाल सका। झटके के साथ रस्सी समेत घड़ा कुएं में जा गिरा। मैं भी गिरते गिरते बची। 1 मिनट में यह सब कुछ हो गया। वे बंगले से कुएं के पास आ चुके थे। मैं सकपकाई, बड़ी घबराई। घूंघट वूंघट सरकाना तो भूल ही गई। झुककर कुएं में देखने लगी। मेरे पास तो रस्सी और घड़ा निकालने का कोई साधन भी न था। निरुपाय हो कातर दृष्टि से उनकी ओर देखा। मेरी अवस्था पर शायद उन्हें तरस आ गया, दया आ गई। वे पास आकर बोले, अब घबराइए नहीं, मैं अभी घड़ा निकलवाए देता हूं। फिर कुछ ठहर कर मुस्कुराते हुए बोले, किंतु आपने यह साबित कर दिया कि आप शहर की एक अल्हड़ लड़की हैं। मैं जरा हंसी और अपना घूंघट सरकाने लगी। मुझे घूंघट सरकाते देख वे जरा मुस्कुराए। मैं भी जरा सा हंस पड़ी, पर कुछ बोली नहीं। उनके नौकर आए और देखते ही देखते रस्सी समेत घड़ा निकाल लिया गया। मैं घड़ा उठाकर अपने घर की तरफ चली। शब्दों में नहीं, किंतु कृतज्ञता भरी आंखों से मैंने उनसे कहा, मैं आपके इस उपकार का बदला जीवन में कभी न चुका सकूंगी। करीब पौन घंटा कुएं पर ही लग गया। अम्मा जी की घुड़कियों का डर तो लगा ही था। जल्दी जल्दी घर आई। घड़े को घिनौची पर रख रस्सी को खूंटी पर टांगने के लिए मैंने ज्यों ही हाथ ऊपर उठाया, देखा कि एक हाथ का सोने का कंगन नहीं है। तुम कहोगी कि पानी भरने वाली और सोने के कंगन, यह कैसा मेल है ना? अरे यह भी बताती हूं, सुनो तो सही। यह कंगन मेरी माँ का था। मरते समय उन्होंने अनुरोध किया था कि यह कंगन ब्याह के समय मुझे पैर पुजाई में दिया जाए। इस प्रकार यह कंगन मुझे मिल गया था।
रस्सी टांगकर मैं फिर कुएं की तरफ भागी। देखा तो वे सामने से आ रहे थे। उन्होंने यह कहकर कि यह तुम्हारे अल्लड़पन की दूसरी निशानी है, कंगन मेरी तरफ बढ़ा दिया। कंगन लेकर चुपचाप मैंने जेब में रख लिया और जल्दी जल्दी डग भरकर घर आई। घर आकर देखा तो पतिदेव स्कूल से लौट चुके थे। अम्मा जी बड़े क्रोध में उनसे कह रही थी, देखा नई बहू के लक्षण देखो, एक घड़ा पानी भरने गई तो घंटे भर बाद लौटी और यहां पानी रखकर फिर दीवानों की तरह कुएं की तरफ भाग गई। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि शहर की लड़की ना ब्याह हो, पर तुम नहीं माने बेटा। भला ये हमारे घर निभने के लक्षण हैं? और सब तो सब, पर जमींदार के लड़के से बात किए बिना इसकी क्या अटकी थी? यह इधर से भागी जा रही थी और वह सामने से आ रहा था। हद होती है। उसने जाने क्या इसे दिया और इसने क्या उससे लेकर जेब में फट से रख लिया। अरे मुझे तो ये सब बातें बिल्कुल नहीं सुहाती। भाई तुम्हारी बहू है, तुम जानो, बिगाड़ो या बनाओ। मेरी तरफ उन्होंने गुस्से से देखकर पूछा, एरी क्या है तुम्हारी जेब में, बतलाओ तो जरा। मैंने कंगन निकालकर उनके सामने रख दिया। वे फिर डांट कर बोले, यह उसके पास कैसे पहुंचा? मैंने डरते डरते अपराधिनी की तरह आदि से लेकर अंत तक कुएं पर का सारा किस्सा उन्हें सुना दिया। इस पर अम्मा जी और पतिदेव दोनों ही की झिड़कियां मुझे सहनी पड़ी। अच्छी खासी डांट पड़ी, साथ ही ताकीद भी कर दी गई कि मैं अब उनसे कभी ना बोलूं। क्या पूछते हो उनका नाम? हाय रहने दो, मुझसे नाम ना पूछो। उनका नाम जुबान पर लाने का मुझे अधिकार ही क्या है भाई? तुम्हें तो मेरी कहानी से मतलब है ना, तो सुनो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? मुझसे कहा गया कि मैं उनसे अब कभी ना बोलूं। यदि ये लोग फिर कभी मुझे उनसे बोलते हुए देखेंगे तो फिर कुशल नहीं। मुझे अच्छा खासा धमकाया गया। मैंने दीन भाव से कहा भी, मुझसे घर के सब काम करवा लो, परंतु कल से मैं पानी भरने नहीं जाऊंगी। इस पर पतिदेव बिगड़ गए और बोले, तुम पानी भरने न जाओगी तो मैं तुम्हें रानी बनाकर नहीं रख सकता हूं इस घर में। यहां तो जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बतलाऊं, क्या क्या हुआ मेरे साथ। ज्यों ज्यों मुझे उनसे बोलने को रोका गया, त्यों त्यों एक बार जी भर कर उनसे बात करने के लिए मेरी उत्कंठा उतनी ही प्रबल होती चली गई। किंतु मेरी यह साध कभी पूरी नहीं हुई। वे जाते जाते एक दो बातें बोल दिया करते, जिसके उत्तर में मैं केवल हंस दिया करती, मुस्कुरा दिया करती। लेकिन लोग यह भी न सह सके और तिल का ताड़ बन गया। अब मुझ पर घर में अनेक प्रकार के अत्याचार होने लगे। हर 2-4 दिन बाद मुझ पर मार भी पड़ने लगी, परंतु मैं कर ही क्या सकती थी? मैं तो उनसे बोलती भी नहीं थी और उनका बोलना मेरी शक्ति से परे था। उन्होंने मुझसे कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कही जो अनुचित कही जा सके। उन्हें तो शायद विधाता ने ही रोतो हुओं को हंसाने के लिए कला सिखाई थी। वे ऐसी मीठी चुटकी लेते, कभी हंसी की बात भी करते तो इतनी सभ्यता से, इतना नाप तोल कर, इतनी नपी तुली बात होती कि मैं चाहे कितनी भी दुखी हूं, चाहे कितने रंज में हूं, हंसी आ ही जाती। किंतु धीरे धीरे मुझ पर होने वाले अत्याचारों का पता उन्हें भी लग ही गया। उनके दयालु हृदय को इससे गहरी चोट पहुंची। उस दिन, अंतिम दिन, जब मैं पानी भरने गई, वे कुएं पर आए और मुझसे बोले, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। उनके स्वर में पीड़ा थी, दर्द था, शब्दों में माधुर्य और आंखों में न जाने कितनी करुणा का सागर उमड़ रहा था। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। आज पहली ही बार तो इस प्रकार वे मेरे पास आकर बोले थे। उन्होंने कहा, पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं वह यह है कि मेरे कारण तुम पर रोज जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, यदि मुझे पता चल जाता तो वे अत्याचार कब के बंद हो चुके होते। और दूसरी बात जो मैं तुमसे कहने आया हूं वह यह है कि आज से मैं तुम पर होते अत्याचार को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दूंगा। तुम खुश रहना मेरी अल्लड़ रानी। वे मुझे इसी नाम से पुकारते थे। यदि मैं तुम्हें भूल सका तो फिर यहां लौट कर आऊंगा, नहीं तो आज ही सदा के लिए विदा होता हूं। मुझ पर जैसे बिजली सी गिरी। मैं कुछ बोल भी ना पाई थी कि वे मेरी आंखों से ओझल हो गए। अब मेरी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। मेरा किसी काम में जी नहीं लगता था। खोई खोई सी रहने लगी। कलेजे में सदा एक आग सी सुलगा करती।
परंतु मुझे खुलकर रोने का अधिकार ही कहाँ था। अब तो सभी लोग मुझे पागल कहते हैं। मैं कुछ भी करूं करने देते हैं, इसीलिए तो आज खुलकर रो सकती हूँ और तुम्हें तुम्हें भी अपनी कहानी सुना सकती हूँ। किंतु क्या तुम ये बता सकोगे कि वे कहाँ हैं? मैं एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। मेरी यह पीड़ा, मेरा यह उन्माद उन्हीं का दिया हुआ तो है। यदि कोई सहृदय उनका पता बता दे तो मैं उनकी थाती उन्हीं को सौंप दूं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ना। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानियों के साथ, साहित्य के पिटारे में से निकाल कर। ठीक है, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का खूब सारा ढेरों ख्याल रखिए। नमस्कार।